Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of breathing and exchange of gases. So today date is 31st January in 2024. ये हमारे पास क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर। इससे पहले जो चैप्टर है भाई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला, वो अकॉर्डिंग टू आर लेटेस्ट नीड सिलेबस वो जो है रिमूव कर दिया है वहां से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है? सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान कौन से इवेंट्स जो हैं, मतलब करेक्ट इवेंट्स इंस्पिरेशन के दौरान होते हैं वो बताना है भाई। इंस्पिरेशन से पहले यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी तो शायद आपको समझ ना आए, तो थोड़ा सा हम बेसिक बातें इसकी समझ लेंगे पहले, ताकि हमारे जो है क्लैरिटी आ सके कि किस प्रकार, जैसे अब इससे रिलेटेड आगे भी बातें आएंगी। ठीक है, इंस्पिरेशन हो गया, एक्सपिरेशन, और ये जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा टोटल लंग कैपेसिटी वगैरह। तो एक बार बेटर रहेगा कि हम थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद जो पीवाईक्यू सोल्व करने में काफी आसानी रहेगी। चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेंगे थोड़ा सा। रेस्पिरेशन क्या होता है? वो एनर्जी लिबरेशन के लिए प्रोसेस होता है। यानी कि देखो 5 स्टेप इसमें कंक्लूडेड होते हैं। 5 स्टेप कौन से होते हैं? देखो सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है भाई? एक्सचेंज होता है गैसेस का एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। अब ये ब्रीदिंग को हम आगे देखेंगे कैसे होता है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। सेकंड हमारे पास आता है भाई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जिन गैसेस का एक्सचेंज हुआ है उनका डिफ्यूजन होता है कहाँ पे? लंग्स में। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द लंग्स बिटवीन, अब यहाँ पे एयर और लंग्स के बीच में था, यहाँ पे एयर और किसके बीच में होगा? ब्लड के बीच में। ठीक है, क्योंकि लंग्स से तो भाई डिफ्यूज होके गैस जो है जा चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्ट होगा। अब डिफ्यूज हो गई, यहाँ पे क्या होगा? देखो एक्सचेंज हुई, डिफ्यूज हुई, अब ट्रांसपोर्ट होगी गैस। ठीक है, किसके बीच में? लंग्स और टिश्यूज के बीच में। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ठीक है, ऑब्वियसली ब्लड के द्वारा ही तो भाई जो है पूरा बॉडी में ट्रांसफ्यूजन होता रहता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा अगेन डिफ्यूजन। दोबारा से डिफ्यूजन होगा, लेकिन इस बार किसके बीच में? ब्लड और सेल के बीच में। सेकेंड स्टेप में ब्लड और एयर के बीच में गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा था, फोर्थ स्टेप में ब्लड और सेल के बीच में होगा। उसके बाद सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का और एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसको हमने नाम दिया है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, इस प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बता देती हूँ ड्रॉ करके। ये मान लो कि ये हमारे पास कोई सेल है, यहाँ पे फूड जो है, मतलब फूड, मतलब ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये फूड के हैं। ऑक्सीजन ने इसके ऊपर काम किया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या होगा? इसके बाद एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के उसके ऑक्सीडेशन के कारण, मतलब यहाँ पे रिलीज हो गया एनर्जी प्लस CO2। ठीक है, किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसको हमने नाम दे दिया सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जिक्र किसका आया था? इंस्पिरेशन का। ठीक है, तो भाई जिस भी हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन में पूछी जाएंगी चीजें और उससे को रिलेटेड जो भी टॉपिक मुझे लगेगा मैं आपको बताती रहूंगी साथ के साथ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अब ये थोड़ा सा मैंने बेसिक ओवरव्यू आपको दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि इंस्पिरेशन से क्या मतलब होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन हमारे इस चैप्टर में पूरा मतलब मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में ही बताने की कोशिश करूंगी, ताकि और कोई क्वेश्चन जब हमारे पास आए तो बार बार हमें वो चीज समझने की जरूरत ना पड़े।
मैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों साथ में ही समझा दूंगी अभी आपको, ठीक है। तो देखो हम बात करेंगे भाई मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे बात करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अभी हम पर्टिकुलर इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो कंक्लूड करती है डायफ्रागम को, मेजरली डायफ्रागम को, और किसको, रिब्स को, ठीक है। किसको, रिब्स को, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं उससे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई ये 2 स्टेप इन्वॉल्व करते हैं, तो हमें पता है इंस्पिरेशन और दूसरा क्या है, एक्सपिरेशन। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है भाई। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है मैं ये आपको बता देती हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। और ये क्या है, ये होता है डायफ्रागम। ये जो डोम शेप का दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम डायफ्रागम। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यानी कि जब मसल्स जो है यहाँ की आईसीएम मसल, इंटरकोस्टल मसल और रिब्स जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये डायफ्रागम ऐसे फ्लैट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यानी इसके सिकुड़ने के बाद जो वॉल्यूम है, ये जो होती है भाई, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। जो वॉल्यूम होती है थोरेसिक कैविटी की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम क्या है भाई, इंक्रीज हो जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में। अब समझना ये जरूरी है सबसे पहले कि भाई एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, इनमें कौन कौन सी चीजें आती है, उनका मतलब क्या होता है। तो ये बेसिक बात है, ये तो पता ही होना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ। एंटीरियर सरफेस में हमारे आते हैं क्लेविकल बोन और नेक, यानी कि सामने वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, क्लेविकल बोन और नेक आती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर में बात करूं, यानी नीचे की साइड, ये हो गया ऊपर की साइड, और पोस्टीरियर यानी नीचे की साइड, इसमें क्या आएगा भाई, डायफ्रागम, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, डायफ्रागम। डोर्सल की बात करी जाए, डोर्सल का मतलब पीछे की साइड, आपको पता है रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम एंड डोर्सल में क्या आता है, रिब्स भी आती हैं साथ में, ठीक है, क्योंकि रिब्स जो है पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम से इंटरकनेक्टेड होती हैं। वेंट्रल की अगर बात करी जाए, एक मिनट, डोर्सल में रिब्स नहीं आती भाई, पीछे की बात करी जा रही है, सिर्फ डोर्सल में वर्टिब्रल कॉलम आएगा। वेंट्रल यानी सामने की बात करी जाए तो इसमें क्या आता है भाई, स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम जो रिब्स के बीच में एक स्टर्नम होता है, आपको पता होगा, और साइड में क्या होती है हमारी 12 रिब्स होती हैं, ठीक है। और लेटरल में अगर बात करी जाए, यानी कि साइड में जिसको बोलते हैं, आप अपना खुद बॉडी से रिलेट करके देखना भाई, जो बातें मैं बता रही हूँ क्या आएगा, रिब्स आएंगी, क्योंकि रिब्स जो है जुड़ी होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से पीछे, तो लेटरली क्या है, रिब्स होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। अब देखो जो स्पेस होता है भाई 2 रिब्स के बीच का, ये भी थोड़ा समझ लो कि भाई ये 12 रिब्स हैं, मतलब आप समझ लो ये रिब्स हैं और ये क्या है, स्टर्नम है एक। तो जो 2 रिब्स के बीच का स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस उसको बोला जाता है, जिसमें कि 2 टाइप की मसल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 2 टाइप की मसल कौन सी होंगी भाई, एक होता है एक्सटर्नल आईसीएम, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक होती है भाई इंटरनल आईसीएम, ठीक है। अब आगे भाई मैं डायरेक्ट इनका नाम लूंगी, EICM और IICM, मैं ऐसे इसको जो है मतलब बोलकर कह सकती हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाना कि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रही हूँ। अब पर्टिकुलरली हम इंस्पिरेशन की बात करेंगे। मैं एक अच्छे से डायग्राम के साथ आपको ये चीज समझाऊंगी, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो मैं अब इंस्पिरेशन के बारे में आपको बताऊंगी ना, मैं इंस्पिरेशन को काफी अच्छे से बता दूंगी, उसका जस्ट अपोजिट एक्सपिरेशन है। मतलब कि अगर आपको कोई एक इनमें से प्रोसेस भी समझ आ गया ना, तो दूसरा समझने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कोई एक अच्छे से भी समझ आ गया तो यहाँ पे इंस्पिरेशन को ही हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन को अच्छे से समझेंगे हम इसमें, ताकि हमारे पास मतलब जो एक्सपिरेशन है वो इजीली आ जाएगा। फिर आपको देखो, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो एक्सटर्नल आईसीएम है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है भाई सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना। रिब्स मतलब कि बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, रिब्स एंड स्टर्नम शिफ्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। आप भाई इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ सांस लेना। एक बार इंस्पिरेशन करके देखो, अब भी मेरे साथ साथ आप एक बार ये चीज करके देखो। आप जैसे ही सांस को अंदर लोगे तो जो आपकी रिब्स और स्टर्नम है ये ऊपर की साइड और बाहर की साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो ये आपकी रिब्स हैं और भाई जो स्टर्नम है ये क्या हो जाएंगी, बाहर की साइड। सांस लेकर देखो एक बार अंदर,
मैं उम्मीद करती हूँ भाई मेरे साथ साथ आपने इंस्पिरेशन किया होगा, अगर आपने ये चीज जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोल रही थी उसको फील किया होगा। ठीक है, ये जो मैंने बोला कि यहाँ, और इसके साथ साथ ये तो आपको पता चल गया कि भाई रिब्स और स्टर्नम जो है अपवर्ड और आउटवर्ड शिफ्ट हुए, लेकिन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल आईसीएम, कॉन्ट्रेक्शन जब होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, उसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी होती है भाई उसमें स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो बना के देखते हैं, एक अच्छे से डायग्राम के साथ समझेंगे। मैं अभी इसकी जो है लेबलिंग करके आपको बताऊंगी, एक बार ये अच्छा सा ड्रॉ हो जाए और इस डायग्राम की मदद से आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। देखते हैं, आप देखो थोड़ा सा सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाहर कौन सी होती है भाई, एटमोस्फेरिक एयर होगी, राइट। तो ये वैल्यू थोड़ा सा याद रखोगे, एटमोस्फेरिक एयर की जो वैल्यू होती है भाई वो कितनी होती है, 760 mmHg। ठीक है, 760 होती है। ठीक है, बाहर की ये जो हमारे पास होती है, ये क्या है, लंग्स है भाई, ये लंग है। ठीक है, मैं एक अपनी ये इधर अपनी हाँ कौन सी, ये लेफ्ट साइड वाली बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। ये क्या होती है, ये वाली जो होगी ये होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो अंदर वाला रीजन होगा इसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है भाई, इंट्रा प्लूरल प्रेशर लगता है। ठीक है, और ये जो अंदर दिख रहा है भाई इसके बीच में क्या होता है, प्लूरा फ्लूइड होता है, प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और अंदर की साइड अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, इसको बोलते हैं हम इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, यानी IPP से जिसको मैं डिनोट कर सकती हूँ। और अंदर जो वैल्यू होती है भाई वो कितनी होती है, 758। बाहर कितनी थी, 760, और अंदर क्या है, 758। ठीक है, अब सबसे पहले जो दो चीजें मैंने लिखी, ये हो सकता है भाई चलो मेम्ब्रेन है, लंग है, फ्लूइड है, ये चीज आपको थोड़ा सा समझ आ गई होंगी 1%, लेकिन ये इंट्राप्लूरल प्रेशर और इंट्रापल्मनरी प्रेशर ये क्या चीज है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो एक बार ये चीज देख लेंगे हम। देखो इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है भाई, ये हमेशा नेगेटिव होता है, सबसे पहले ये बात जानो आप। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, ड्यू टू विच लंग्स रिमेन, और इसके नेगेटिव होना मतलब इसका जो ये नेगेटिव है इसकी वजह से जो लंग है भाई हमेशा क्या है, उसमें शेप में रहती है। ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है हमेशा नेगेटिव रहता है, जिसकी वजह से लंग जो है वो किस में रहती है, शेप में रहती है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए, अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, जो लंग है वो कैसी, वो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स्ड हो जाएंगी। कोलैप्स का मतलब ऐसे आपस में चिपक जाएंगे। ऑब्वियसली भाई ये प्रेशर अगर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव यानी ऐड हो जाए, ऐड ऑन होगा तो यानी कि ये क्या है, ये वाली जो लेयर है ये इससे मिल जाएगी, यानी कोलैप्स होगी। ये नेगेटिव है प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि एक जगह ज्यादा एक जगह कम होना। ठीक है, जिससे कि हर टाइम क्या होता रहता है, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अंदर। ठीक है, यानी हाई टू लो क्या है, वो एयर या गैसेस जो अपना मूव करती रहती हैं, राइट। तो ये प्रेशर इस वजह से हमेशा नेगेटिव होता है। मैं बताऊंगी नेगेटिव कैसे बात की है, मैंने क्यों कहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रापल्मनरी प्रेशर की। ये क्या होता है भाई, ये प्रेशर होता है गैस का, प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड लंग, लंग के अंदर, लंग्स के अंदर क्या कितना प्रेशर है गैस का, उसको बोलते हैं हम इंट्रापल्मनरी प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, इंस्पिरेशन कब होगी, यहाँ पे ये वैल्यूज देखो, 760 इधर है, 758 इधर है, बाहर ज्यादा है अंदर कम है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना। तो इंस्पिरेशन कब होगी, जब IPP की वैल्यू लो होगी एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में, यानी कि नेगेटिव प्रेशर होगा लंग्स में। यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमेशा क्या है, एयर मूव करती है, एयर क्या करती है, ट्रेवल करती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया भाई, एटमॉस्फेयर
एसिड क्यों लिख दिया मैंने, एटमॉस्फेयर एयर आना था इधर। एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ज़्यादा थी, जिसके कारण और अंदर जो है लंग्स में जो एयर मतलब जो भी प्रेशर था वो 758 वो कम था, जिसकी वजह से एयर जो है हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है, यानी एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में। ठीक है, तो इंस्पिरेशन इसी प्रोसेस को बोला जाता है। और यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा जो चीजें मैंने अभी बताने की कोशिश की है। इसका अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या होगा, क्या न कर, अगर ये इसका अपोजिट, यानी कि इसमें आईपीपी लो था, इसमें आईपीपी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मैंने एक टर्म बोली, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। सांस अंदर लेना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अंदर लेना है हमें, यानी कि बाहर ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर अंदर कम, तभी तो अंदर आ पाएगा। अब हमें एक्सपिरेशन यानी कि सांस छोड़ना है, यानी बाहर की तरफ धकेलना है, तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर तो तभी धकेला जाएगा ना जब हमारे अंदर लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो, यानी कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर जब लंग्स में ज्यादा होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तभी क्या होगी, एक्सपिरेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान क्या क्या होता है एज अ रिजल्ट, ये इसका बेसिक मतलब इसका कंक्लूजन है, आप ये समझ सकते हो, इसका कंक्लूजन ही ये। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हुई, मैंने बताया था पहले ही, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो जो वॉल्यूम है थोरेसिक की वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, प्रेशर जो है किसका, फ्लूइड का, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का जो प्रेशर है ओवर लंग्स वो डिक्रीज हो जाएगा। मैं आपको एक इजी तरीके से सारी बातें बताऊंगी, एक बार मैं 4 पॉइंट जो है लिख लूं, फिर मैं आपको बताने वाली, 4 मतलब 5-6 आएंगे, 4 तो बहुत कम बोल दिया मैंने। ठीक है, तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या होगा, लंग्स एक्सपेंड। अगर आप ये चीजें भी याद रख लोगे तो काफी मदद मिल जाएगी आपकी पीआईक्यू सोल्व करने में। फोर्थ पॉइंट है पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज। फिफ्थ हमारे पास है आईपीपी डिक्रीज, आईपीपी आप बोल सकते हो लो देन एटमॉस्फेरिक, ये तो मैंने अभी बता ही दिया था काफी बार। नेक्स्ट क्या है, एयर फ्रॉम आउटसाइड to move into lungs and inspiration takes place. अब चीजें समझो, मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू आईपीपी। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वॉल्यूम क्या होगी, थोरेसिक की बढ़ जाएगी। अब अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो भाई जो प्रेशर होगा फ्लूइड का वो लंग्स के ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मेरी एक बात समझो, आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो कि मान लो एक तो भाई बहुत भीड़ भड़ाके का इलाका है, बिल्कुल ही स्पेस वहां पे कम है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे क्योंकि भाई भीड़ ज्यादा होगी, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको मान लो कि कोई एक जो है पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, लेकिन भीड़ ही इतनी ज्यादा, तो आप काफी जद्दोजहद के साथ ही तो अपने जो जिस पॉइंट पे आप जाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचोगे, एक प्रेशर लगता है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होता है, क्राउड ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, अगर वॉल्यूम बढ़ गई यानी कि स्पेस ज्यादा हो गया, स्पेस ज्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज तो यहाँ पे इंस्पिरेशन में हुई है कि वॉल्यूम जो है थोड़ी सी कैविटी की वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है फ्लूइड का लंग्स के ऊपर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्टीमेटली लंग्स एक्सपेंड, अगर स्पेस बढ़ा है तो एक्सपेंड ही तो होंगी ना, स्पेस बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी, लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड होंगी। ठीक है, पल्मनरी वॉल्यूम भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा है तो पल्मनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आईपीपी लेस देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर जो है आउटसाइड मतलब बाहर से लंग्स की तरफ मूव करेगी, इंस्पिरेशन हो जाएगा। ये ओवरऑल पूरा इंस्पिरेशन का प्रोसेस था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट एक्सपिरेशन, उसको भी बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। हालांकि आप उसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी एक बात कि एक इनमें से कोई अच्छे से समझ आ जाए, उसका जो अपोजिट होता है वही मतलब वो फिर याद रह जाएगा। अब अगर आपको इंस्पिरेशन बताया हो और उस डायग्राम के साथ जो मैंने बताया है वो अच्छे से थोड़ा सा याद रह गया आपको, तो अब इसमें जो है समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी।
इसमें क्या होता है, जो पीछे हमारा हुआ था इंस्पिरेशन के, उसका जस्ट अपोजिट इसमें जो है डायफ्रागम रिलैक्स हो जाएंगी, एक्सटर्नल आईसीएम जो थे वो अपने प्लेस पे वापस आ जाएंगे, देयरफॉर रिटर्न्स द डायफ्रागम, रिब्स एंड स्टर्नम, वो सब कुछ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। एक बार आप करके देखो, इंस्पिरेशन करो, पहले सांस अंदर लो, ठीक है, और उसके बाद सांस छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आपके रिब्स, स्टर्नम, डायफ्रागम सब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी एज अ रिजल्ट, जैसे मैंने पीछे बताया था। अब इसका मैं आपको जो है एक कंक्लूजन बता देती हूँ पूरा। एज अ रिजल्ट ऑफ रिलैक्सेशन, पीछे इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ रिलैक्सेशन क्या क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसका अपोजिट, थोरेसिक कैविटी अगर रिड्यूस हुई तो प्रेशर क्या होगा भाई, प्रेशर लंग्स पे बढ़ जाएगा। प्रेशर लंग्स पे बढ़ेगा तो वो क्या होगा, फिर उस एक्सेल आउट करना चाहेगी भाई एयर को, ठीक है, प्रेशर वो लंग्स क्या चाहेगी भाई, अब इस एयर को क्या करो, एक्सेल आउट कर दो, यानी कि बाहर की तरफ छोड़ो। उसके बाद पल्मनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई, पल्मनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, ठीक है, पल्मनरी वॉल्यूम कम हो जाएगी, जैसे पीछे बढ़ गई थी हमारे उसमें। आईपीपी ज्यादा होगा कंपेरेटिवली किसके, कंपेयर टू ये अपना एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, 10 जो एयर है विच वॉज फिल्ड इन लंग्स, जो कि लंग्स में फिल हुई थी, गोज आउटसाइड, वो बाहर की तरफ चली जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये भी पता होना चाहिए भाई बाहर जो है मतलब कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो अंदर कितना हो जाता है भाई 762 हो जाता है लंग्स में इस केस में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता ही था 760 था, ठीक है, 762 हो जाता है। तो ऐसे आप भाई इसको याद रखोगे अच्छे से। अब इसका एक क्विक रिकेप दे देती हूँ मैं, ठीक है, वो उससे भी काफी मदद मिल जाएगी आपको याद रखने में। वैसे तो मैंने काफी अच्छे से आपको बता ही दिया, फिर भी चलो एक बार क्विक रिकेप दे देती हूँ ताकि कोई परेशानी ना आए भाई, आगे जितने भी हमारे पास इसके क्वेश्चन होंगे। अब हम बिना रुके बिना समझे जो है उसको नहीं, समझ के तो करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ के ही करेंगे, लेकिन ऐसे जैसे मैं आप बता रही हूँ मैंने पूरा बता दिया, तो ऐसे बार बार हम नहीं यहाँ पे अलग से करके मैं आपको बताऊंगी। तो एक क्विक रिकेप देख लेते हैं, एक टेबल से मैं बना देती हूँ, उसका चाहो तो आप जो है नोट डाउन कर सकते हो, काफी हेल्पफुल होगी वो। पहला पॉइंट इसमें क्या है, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती है क्योंकि इसमें ये पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन है इसमें। दूसरा, डायफ्रागम प्लस EICM इनका काम होता है, ये क्या हो जाती है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाती हैं ये, ठीक है, रिलैक्स। थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसमें थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या है लंग्स के ऊपर बढ़ जाएगा। लंग्स क्या हो जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी इस केस में, और इस केस में लंग्स क्या हो जा रही थी, कंप्रेस, वापस अपना सिकुड़ जाएंगे जैसे नॉर्मली होती हैं नॉर्मल पोजीशन में। पल्मनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, इसमें पल्मनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आईपीपी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, आईपीपी वैल्यू की अगर बात करी जाए तो ये आपको पता है ये इसमें कम होगी इस केस में, और इस केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये था भाई इसका क्विक रिकेप जो मैंने आपको दे दिया है। अब जो है मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगी, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्योंकि मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। तो सेलेक्ट करना है करेक्ट इवेंट अकर ड्यूरिंग, अब इंस्पिरेशन के थ्रू, अब देखो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको बताने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्शन होती है भाई डायफ्रागम में, बिल्कुल होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स
इंटरकोस्टल मसल, बिल्कुल भाई, आईसीएम इनकी कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही थी, ठीक है, डायफ्रागम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होएगा, ठीक है। पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज, गलत है भाई, पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, पल्मनरी वो थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ रहा था, तो ये क्या हो रही थी, इंक्रीज है, डिक्रीज तो एक्सपिरेशन वाला हो गया। इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इंक्रीज, भाई इंट्रा प्रेशर तो कम हो रहा था ना, मैंने ये एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसी वजह से बताया था ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, वरना यहाँ पे जब क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं तो कंफ्यूजन सी होती है। मैंने इसी वजह से बताया था क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, मैंने वो रिलेट करके आपको बताया था कि स्पेस बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो भीड़ वाला जो मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, इनमें से कौन सी होगी। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, गलत है, गलत है, पहले ही हमारे पास क्या आएगा, रिलैक्सेशन आएगा, इसमें मैंने बता दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हुई। एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से नहीं होती है, एक जो है उनकी रिलैक्सेशन के कारण होती है, ठीक है। सिर्फ EICM का कोई रोल नहीं होता इसमें, बेसिकली होता है इंटरनल का। इंट्रापल्मनरी प्रेशर कम होगा देन एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान IPP का प्रेशर कम होगा, बिल्कुल ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बार हमने पढ़ ली है। इंस्पिरेशन कब होगा, जब एटमोस्फेरिक प्रेशर, गलत है, ये तो इंस्पिरेशन का हो गया, एक्सपिरेशन का हो गया, सॉरी, ठीक है, एक्सपिरेशन का हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम किसकी, एयर की, एक पर्सन जो कि ब्रीद इन कर सकता है फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद इज नोन एज, क्या बोला गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, कि कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम एयर की एक पर्सन अपने अंदर इनहेल कर सकता है एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद। ये जितनी बातें बोली गई हैं सारी एक बार करके देख लो। फोर्स्ड एक्सपिरेशन करो, पहले तो भाई धक्के से बिल्कुल, मतलब जितने आप प्रेशर के साथ एक्सपिरेशन कर सकते हो, सांस छोड़ सकते हो, छोड़ो, ठीक है। अब उसके बाद छोड़ने के बाद फोर्स एक्सपिरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितनी इनहेल कर सकते हो वो करो। अब ये पूछा गया जो अभी आपने, मुझे लगता है कि साथ साथ मेरे करके देखा होगा, अब इसी के बारे में पूछा है कि भाई इसको क्या बोला जाता है, इसका क्या नाम होता है वो बताना है, ठीक है। तो भाई इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है वाइटल कैपेसिटी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू ये अपना कैपेसिटी वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको यही बता देती हूँ, ठीक है, कि कैसे क्या होती है। तो एक बार हम स्पेस बना के ये चीज़ भी देख लेंगे ताकि बार बार हम जो है परेशानी ना हो, मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े हमें, एक ही साथ हम क्वेश्चंस को फ्लो में सोल्व कर पाए PYQs को, ठीक है। इसका नाम होता है भाई NCERT में दे रखा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है, इनको इस नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म से परिचित कराना चाहूंगी जो कि हमारे पास है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल असेसमेंट होता है जिस मतलब पल्मनरी फंक्शन का, जिसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं। बेसिकली इससे वॉल्यूम जो होती है गैसेस की उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, इतना ध्यान रखो आप। अब सबसे पहला हमारे पास इसमें आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देखो मैं आपको करने से पहले ही बता देती हूँ, जितने भी मैं आपको ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम्स जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी जो वैल्यूज दे रखी होती है, आपकी NCERT की बुक में भी दे रखी है, वो याद रखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंफ्यूजन भी होगी और वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि एक साइड पे आप उन सभी को लिख लें ताकि वो आपको याद रहे और PYQs को मतलब आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे PYQs में हम देख भी लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास होंगे जरूर। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है भाई, कि जितना इंस्पायर किया और जितना एक्सपायर किया, मतलब आप इसको ऐसा एज अ नॉर्मल रेस्पिरेशन कंसीडर कर सकते हो। नॉर्मल रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, नॉर्मली बिल्कुल सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, ये होता है। एक बार में कितना आप सांस ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो, उसको बोलते हैं हम क्या, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल इसकी एक वन टाइम में हम बात करें तो 500 ml होती है, ठीक है, एट वन टाइम। और एक मिनट में अगर बात करी जाए तो कितनी टाइडल वॉल्यूम का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, 6000 से लेकर 8000 ml ऑफ एयर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। दूसरा मेरे पास है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV। इसको हम IR मतलब शॉर्टकट में हम IRV भी लिख सकते हैं, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होती है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ
एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by forcible inspiration। क्या बोला है मैंने, कितनी एडिशनल वॉल्यूम की एयर की एक पर्सन इंस्पायर यानी कि अंदर ले सकता है एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद। मतलब कि एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन आपने कर दिया, ठीक है, नॉर्मल आपने जो है सांस नहीं लिया, आपने काफी जो है प्रेशर के साथ सांस लिया, कॉन्शियस होकर फोर्सिबल आपने इंस्पिरेशन की, ठीक है। फोर्सिबल इंस्पिरेशन के जरिए आप कितनी, एक तो भैया आप नॉर्मल सांस ले रहे हो तो उसकी वैल्यू होगी अलग होगी कि भैया आपने नॉर्मल सांस लिया अनकॉन्शियसली, उसकी वॉल्यूम जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। एक भाई आप फोर्स के साथ इंस्पिरेशन कर रहे हो यानी कि कॉन्शियस माइंड से इंस्पिरेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ज्यादा एयर के अंदर जाएगी ना। समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या बोला है। एक तो भाई आप नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हो तो आप नॉर्मली सांस ले रहे हो जितनी अंदर ले रहे हो, एक आप कॉन्शियस हो गए, ठीक है, आपने फोर्सिबली इंस्पिरेशन किया तो उस दौरान कुछ ना कुछ एडिशनल वॉल्यूम एयर की आप अंदर लोगे, ठीक है। तो वही उसको ही हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं उम्मीद करती हूँ अब समझ आया होगा, जिसकी वॉल्यूम कितनी होती है 2500 ml से लेकर 3000 ml तक, ये याद रखनी है, ठीक है। तो और उसके बाद मैं बताती हूँ ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे बस इंस्पायर किया था, यहाँ पे एक्सपायर करना है, ठीक है। एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद बिल्कुल सेम है भाई, वही बात है, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे बताया अच्छे से। बस इसकी वॉल्यूम कितनी है 1000 ml से लेकर 1100 ml, ठीक है, ये वॉल्यूम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करूंगी मैं किसकी, रेसिडुअल वॉल्यूम की। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिड्यूज क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। रेसिड्यू क्या बोलते हैं, बचे हुए को रेसिड्यू बोल देते हैं, तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम उससे ही मिलती जुलती है, इसको हम आरवी से डिनोट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्ड इन लंग्स, मतलब वो वॉल्यूम जो कि लंग्स में रहती है एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बावजूद भी। मतलब कि आपने सांस लिया, उसके बाद आपने फोर्सिबली सांस को छोड़ भी दिया, उसके बाद भी जो वॉल्यूम एयर की आपकी लंग्स में बच गई है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। कितनी वॉल्यूम होगी इसकी, वैल्यू होगी 1100 ml से लेकर 1200 ml, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी। आईसी यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वो था पीछे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। ये क्या होती है भाई, एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर, मतलब ये एक नॉर्मल आपने सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ दिया, नॉर्मल एक्सपिरेशन आपने कर दिया, उसके बाद नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितना सांस अंदर ले सकते हो, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मैं लिख देती हूँ ताकि आप एक बार खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे। एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ फोर्सिबल नहीं, सॉरी यहाँ पे तो नॉर्मल आएगा, सॉरी, नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। और ये क्या होती है भाई, इसको हम लिख सकते हैं आईसी इज इक्वल टू जो टाइडल वॉल्यूम है, यानी नॉर्मल का जिक्र आया तो टाइडल वॉल्यूम प्लस जो हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी IRV, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई 500 प्लस 2500 कितना हो गया, इज इक्वल टू 3000 ml हो गया। ईसी की बात करूं वो भी बिल्कुल इस जैसा है, यहाँ पे हमारे पास जो है इसके एयर अ पर्सन के इंस्पायर आ जाएगा एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, यानी कि ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ERV, यानी कि कितनी वॉल्यूम हो जाएगा भाई 500 प्लस 1000 यानी कि 1500 ml, ठीक है। 500 प्लस 1000 कितने हो गए भाई 1500 ml हो जाएगी। फंडामेंटल, नेक्स्ट हमारे पास है 7th फंक्शनल, फंडामेंटल कह रही हूं सॉरी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है भाई, ये वॉल्यूम होती है एयर की जो कि लंग्स में रहती है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन आपने कर दिया, फोर्सिबल नहीं किया है, वो था हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम का केस। ये वो वॉल्यूम है जो कि लंग्स में रहती है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ये होती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम और इसमें फर्क बस इतना है, उसमें फोर्सिबल एक्सपिरेशन होती है, इसमें नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद बात की गई है। थोड़ा सा रिलेट करके मैं समझ सकती
हूँ कि एक बार में शायद मैं बता रही हूँ आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन एक बार आप यहाँ पे सुन लो, 2-3 बार आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, वहां से पढ़ लो और रिलेट करके याद करो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी ये क्या होगा, FRC इज इक्वल टू यानी कि ERV प्लस RV। ठीक है, रेसिडुअल यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, रेसिडुअल वॉल्यूम का भी तो केस आएगा ना, क्योंकि इसमें यही बात हो रही है। 1000 प्लस 1200 यानी कि 2300 आ गया। ठीक है, 2300 ml इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक पर्सन ब्रीद इन कर सकता है, ब्रीद इन कर सकता है भाई, जो कि एक पर्सन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक पर्सन ब्रीद इन करे एक फोर्सिबल या फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद। ठीक है, या फिर इसका उल्टा ये भी बोल सकते हो कि मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीद आउट कर रहा है एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद। तो आप इसको याद रखोगे कैसे, ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जिक्र भी है, टाइडल वॉल्यूम का भी है और IRV का भी है, दोनों ही इसमें हो सकते हैं। इस केस में तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1100 प्लस 500 प्लस 3000 यानी कि इज इक्वल टू कितना हो गया, 4600 ml हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट वन हमारे पास बच गया यहाँ पे, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। ये हमारे पास बच गया। तो ये क्या होगा, इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी कि कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, अकोमोडेटेड का मतलब होता है भाई वहां पे जमा होना, इकट्ठा होना, तो कितनी वॉल्यूम एयर की अकोमोडेट हो जाए लंग्स में एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद। ठीक है, यानी कि इकट्ठी हो जाए वहां पे आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बावजूद भी वहां पे कुछ जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कुछ नहीं टोटली पूछा गया यहाँ पे, एयर की जो है अकोमोडेट हो जाए लंग्स में। इसको कैसे याद रखोगे, TLC इज इक्वल टू इसमें आएगा ERV भी आएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, IRV भी आएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम भी आएगा। याद रखोगे कितना हो जाएगा, टोटल अप्रोक्सीमेट 5800 ml, यानी कि अप्रोक्सीमेट आप उसको 6 लीटर कंसीडर कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे मैंने पीछे आपको एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का एक क्विक रिकेप दे दिया था, मैं यहाँ पे भी आपको इसका एक क्विक रिकेप दे देती हूँ, काफी इजी हो जाएगा उससे आपको ये याद रखना। ठीक है, मैं एक ही साथ लिख दूंगी। अब इनकी मैं अब डेफिनेशन नहीं बताऊंगी भाई, ठीक है, डेफिनेशन मैं एक बार बता चुकी हूँ, इतनी उसमें कुछ समझा भी चुकी हूँ, अब वो आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एक साथ वॉल्यूम लिख देती हूँ। ठीक है, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आप चाहो। ठीक है, पहला हमारे पास था टाइडल वॉल्यूम, दूसरा था IRV, देन वी हैव ERV, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल टाइडल वॉल्यूम में कितना था, 500 ml। ठीक है, वन टाइम में, वो 1 मिनट की बात थी जो मैंने 6000 से 8000 बोला था। यहाँ पे IRV की बात करेंगे, कितना था, 2500 से 3000 ml। ERV में कितना होगा, 1000 से 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम में 1100 से 1200 ml। IC में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV था, यानी कि कितना हो जाएगा, 3500 ml। EC में क्या था, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, ये 1600 ml। ठीक है, TRV प्लस ERV कितना हो जाएगा, 1600 ml हो जाएगा।
1500 से 1600 हो सकता है, ठीक है, 1500 या 1600 के बीच में। एफआरसी की अगर बात करी जाए, इसमें क्या था, ईआरवी था प्लस कौन सा था, रेसिडुअल वॉल्यूम थी, यानी कि 2300 ml हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी की अगर बात करी जाए तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, यानी कि कितना था ये टोटल 4600 ml। टीएलसी की अगर बात करी जाए तो अप्रोक्स कितना कितना होगा ये 6 लीटर, ठीक है, यानी कि 5800 ml, यानी कि अप्रोक्सीमेट 6 लीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओवर व्यू मैंने एक इसका दे दिया है, ठीक है, एक बेसिक सा क्विक रिकेप मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, आप इसको याद रख लेना। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। देखो अब मैंने यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी हमारा आंसर था जो मैंने आपको बताया था, और ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट है, देखो मैं आपको कह रही थी, ये देखो बैक टू बैक दो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो रेंज के ऊपर है, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि टीवी और ईआरवी जो है किसी भी एथलीट की वो 500 और 1000 ml है रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट विल बी उसकी ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी अगर उसकी रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी है, 1200 ml है, ठीक है। अब आपको पढ़कर लग रहा होगा कि भाई ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं जब आपको ये सोल्व कराऊंगी तो ये काफी ईजी लगेगा आपको, तो सोल्व कर लेंगे। एक बार इसको यहीं से इरेज कर लेते हैं। देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपको पता है क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। ये क्या इंक्लूड करती है, टाइडल वॉल्यूम को और ईआरवी को, यानी कि टाइडल वॉल्यूम एक एथलीट के हमें यहाँ पे गिवन है 500 ml, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक एथलीट की वो कितनी दे रखी है, ईआरवी 1000 ml, राइट। तो यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है मैंने आपको बताया था, ईसी क्या होती है, टीवी प्लस ईआरवी, ये चीजें याद रखोगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस ये अपना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये दोनों हमको दे ही रखी हैं ऑलरेडी। तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 1000 कितना हो गया भाई 1500 ml हो गया, ठीक है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा इसका 1500 ml, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो आइटम दे रखे हैं उनको कॉलम 2 से मैच करना, हाँ वही क्वेश्चन भाई, ठीक है। जैसा हमारे पास हम जानते हैं कैसा हो, टाइडल वॉल्यूम का क्या होगा 500 से 500 टू 550 ml होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होगी, ये होगी 2500 टू 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये कितनी होगी भाई, ये होगी 1000 टू 1100 ml, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1100 टू 1200 ml, यानी कि करेक्ट ऑप्शन फिफ्थ का हमारे पास क्या होगा बी, थर्ड सेकेंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड। एक बार मैच कर लेते हैं, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक्स। लंग्स जो है वो किससे बनी है भाई, एयर फिल्ड सेक्स से बनी है, सेक्स, ठीक है, जैसे पाउचेस से होते हैं जो जिसका नाम क्या होता है एल्वियोली। दे डू नॉट कोलैप्स, वो कोलैप्स नहीं करती भाई, इवन फोर्सिबल एक्सपिरेशन भी हम कर दें उसके बावजूद भी वो क्या है कोलैप्स नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास भाई रेसिडुअल वॉल्यूम है। क्यों बची होती है भाई वॉल्यूम, वो वहां पे मैंने आपको रेसिडुअल वॉल्यूम में ये तो बता दिया था कि भाई कुछ जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो लंग्स में रह जाती है, वो रहती ही इसीलिए है भाई कि लंग्स जो है कोलैप्स ना हो पाए, ठीक है। उनके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर, यानी कि जो मैं अभी वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ा रही थी आपको, उसमें मैंने आपको बताया था आईपीपी में क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। वो किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है कि भाई जो लंग्स है वो अपनी नॉर्मल शेप में रहें और वो कोलैप्स ना हो पाए, ठीक है। यही उनका रीजन होता है। जो वॉल्यूम होती है एयर की जो लंग्स में प्रेजेंट होती है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद भी एज रेसिडुअल वॉल्यूम वो प्रिवेंट करती है एल्वियोली की कोलैप्सिंग को, ठीक है। एक कंडीशन होती है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, एटीलैक्टेसिस। अब देखो मैं इसको लिख के बता देती हूँ,
लैक्टेसिस, ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है अब सुनो, ये कंप्लीट या फिर पार्शियल कोलैप्शन किसका, एंटायर लंग का, या फिर कुछ एरिया या फिर लोब जो होते हैं, लोब्स होते हैं भाई लंग में, उनका उनका कोलैप्स हो जाए, यानी कि या तो कंप्लीट कोलैप्स हो जाए लंग या फिर कुछ पार्शियल कोलैप्स हो जाए, उसको बोलते हैं एटिलैक्टेसिस। ठीक है, ये कब होती है, जब जो टाइनी एयर सैक्स जो होते हैं जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाए, डिफ्लेटेड हो जाए, या फिर पॉसिबली एल्वियोलर फ्लूइड जो होता है, जो मैंने पीछे बताया था, उससे भर जाए। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफ्लेट, यानी कि मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको, डिफ्लेट का मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बता देती हूँ, 1 मिनट हिंदी में। मतलब कि हैविंग बीन एम्पाइड ऑफ, मतलब कि उसमें एयर या फिर गैस कुछ भी ना रहे, बिल्कुल खाली हो जाए। ठीक है, कोलैप्शन उसकी वजह से होता है। तो एटिलेक्टिस जो है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी, मतलब सर्जरी के बाद ये मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी मतलब कॉम्प्लिकेशन होती है जो किसी भी पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। The figure shows a diagrammatic view of human respiratory system with labels A, B, C and D। यहाँ पे दे रखा है, सेलेक्ट करना है ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताना है। A, B, C एंड D, यहाँ पे A, B और C कहाँ है, यहाँ पे हमें दे नहीं रखा भाई, हमारे पास है ही नहीं। A, B, C, D ऑलरेडी यहाँ पे है, मिसप्रिंट हो गया होगा। खैर, हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप सिंपली देख सकते हो, बी तो पता ही नहीं क्या है। प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड ड्रिप्स ऑन बोथ साइड टू प्रिवेंट कुशन अगेंस्ट रबिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो भाई बी है, एल्वियोली। सी क्या आएगा, यहाँ पे एल्वियोली करेक्ट ऑप्शन आएगा। थिन वोल्ड वेस्कुलर बैग होते हैं, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये बिल्कुल ठीक है भाई। एल्वियोली किस में मदद करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। यहाँ पे भाई हमारे पास क्वेश्चन की इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आएगा, तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दे रखा है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? ये क्या क्वेश्चन है समझो। Which one of the following is a possibility? इनमें से चारों में से कौन सी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब फॉरमोस्ट हम मतलब लगभग हम सभी की इन मतलब ब्रीदिंग के रिगार्ड में बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट लगाकर। ठीक है, तो ब्रीदिंग के रिगार्ड में क्या पॉसिबिलिटी होगी फॉर मोस्ट ऑफ अस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो, वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, गलत है भाई, ऑक्सीजन के बिना कैसे ब्रीद आउट कर सकेंगे। वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब्स बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड द माउथ। यूस्टेचियन ट्यूब्स कहाँ पे होती है, कान में होती है भाई। तो ये ठीक हो सकता है कि अगर आप अपनी नाक और मुंह सब कुछ बंद कर लो तो आप वन कैन ब्रीद आउट, आपके जो यूस्टेचियन ट्यूब्स होते हैं जो ईयर में प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू जो है ब्रीद आउट एयर को कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार ये सक्सेसफुल है, कुछ नहीं, मतलब कि अप टू एंड सर्टेन एक्सटेंट ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है भाई, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्रागम अलोंग। बिल्कुल नहीं भाई, कैसे, हमारे हाथ में थोड़ी है डायफ्रागम को हिलाना। ठीक है, विदाउट मूविंग द लिप्स, बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा एक इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का हो गया, डाइजेशन का हो गया, सर्कुलेशन का हो गया, एक्सक्रीशन का हो गया, ये इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है, ये हमारे विल में नहीं होते, हम अपनी मर्जी से इनको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी बाय फोर्स। बिल्कुल गलत है भाई, लंग्स अगर फुली एम्प्टी कभी भी हो जाएंगे तो आपके जो लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली लीड्स टू इवन डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रिलीज फ्रॉम, जो बॉडी टिश्यू से रिलीज होती है ब्लड में, इज प्रेजेंट एज। क्या बोला गया है, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बल्क में अगर रिलीज हो जाए बॉडी टिश्यू से ब्लड में, इज प्रेजेंट एज, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये बताना है। ठीक है, तो मैं अब फिर से इसका भाई थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताऊंगी जितना हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये जो टॉपिक हमारे पास है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टॉपिक का है, तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को समझेंगे अब।
ठीक है, क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में? सबसे पहले तो ये समझिए, जो ब्लड होता है जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है वो प्लाज्मा को कंटेन करता है, और किसको? ब्लड कॉर्पस्कल्स को। ब्लड कॉर्पस्कल में क्या क्या आते हैं? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, और प्लेटलेट्स आ गया। अब यहाँ पे समझो, जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं वो कभी भी नेवर ट्रांसपोर्ट्स, कभी भी ऑक्सीजन और CO2 को वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते। नेवर ट्रांसपोर्ट CO2 एंड ऑक्सीजन, कभी भी इनका ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं करते हैं। ठीक है, 3% जो ऑक्सीजन होता है, ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रही, 30% जो ऑक्सीजन होता है, 3% वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और 97% ऑक्सीजन किसके थ्रू भाई? आरबीसी के थ्रू। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता है, और ये क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बना लेता है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की और CO2 के ट्रांसपोर्ट की। एक मैं यहाँ पे अच्छा सा बना के दिखा देती हूँ। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट याद रखोगे जो जो चीजें मैं बताऊंगी। 3% किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन का, बाय प्लाज्मा एज डिजोल्व फॉर्म। किसकी फॉर्म में? डिजोल्व फॉर्म में। उसके बाद 97% जो बच गया बाय आरबीसी एज किसकी फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, 7% जो है वो प्लाज्मा के द्वारा, 7% भाई ये याद रखोगे भाई जो मैं बता रही हूँ, प्लाज्मा एज डिजोल्व्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास 70% बाय प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू ही, कि लेकिन फॉर्म अब डिजोल्व नहीं होगी, एज बाय कार्बोनेट फॉर्म। और जो बच गया 20 से 25%, ये किसके थ्रू? बाय आरबीसी, 20-25% बाय आरबीसी एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके फॉर्म में। यानी कि मैंने क्या बताया है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है 3% प्लाज्मा के थ्रू होता है डिजोल्व फॉर्म में, 97% जो है आरबीसी के थ्रू होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो 7% प्लाज्मा के द्वारा डिजोल्व फॉर्म में, 70% भी प्लाज्मा के द्वारा, लेकिन इसकी फॉर्म बाइकार्बोनेट हो जाएगी। 20 से 25% आरबीसी के द्वारा एज कार्ब अमीनो। ठीक है, हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और मैं बता दूं, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं अब जो मैं बता रही हूँ। आरबीसी मेनली ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, और बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा के द्वारा एज बाइकार्बोनेट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इनकी रेंज, यहाँ पे 97 ज्यादा, यहाँ पे 70%। ठीक है, तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्या आएगा भाई यहाँ पे हमारे पास? 9th का बल्क ऑफ रिलीज फ्रॉम टिश्यू इन द ब्लड इज प्रेजेंट एज, क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा? मुझे अब शायद समझाने की जरूरत ना पड़े, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज। ठीक है, फ्री CO2 नहीं होता, 70% कार्ब हीमोग्लोबिन 70% नहीं होता, 20 से 25% होता है, ये आएगा 70%। ये भी गलत है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नहीं, ये गलत है भाई, ये तो 20 से 25% का ही होता है। यहाँ पे बल्क की बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। नेक्स्ट लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हमें दे रखा है 1 से 4, और 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दे रखे हैं नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट की। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम। 2 कैपेसिटी और वॉल्यूम का करेक्ट बताना है कौन सा होगा हमारे पास। ठीक है, कोई 2 जो है आपस में करेक्ट है इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? C। अब यहाँ पे मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक तो ये ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 4th का हमारे पास क्या आएगा? 3500। ठीक है, मैच। एक मिनट, यहाँ पे C हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, C का 4th, यहाँ पे हमारे पास C का क्या आएगा? 4th आ जाएगा, और एक हमारे पास फर्स्ट आएगा, यानी कि 1200 रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि कितनी थी? 1000 से। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 4th और फर्स्ट आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और इनके बारे में बताना तो क्या है भाई, वॉल्यूम याद रखनी है। अब ये तो आपको वैल्यूज याद रखनी है, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है।
मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग एज, किसके फॉर्म में होता है भाई, अभी मैंने बताया था बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। क्वांटिटी कितनी, 1500 ml की जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट रेफर्स टू, जो क्वांटिटी होती है 1500 ml की, किसकी होती है यहाँ पे, ये पूछा गया। अब यहाँ पे रेंज से आप रेंज देकर आपसे पूछा जा रहा है तो ये होगा भाई रेसिडुअल वॉल्यूम, करेक्ट ऑप्शन। जो टोटल वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक्सपेल्ड हो सकती है लंग से एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद एंड देन एक्सपायरिंग टू द, जो मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट तक जिसको हम एक्सपायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। जो वॉल्यूम होती है एयर की जो कि लंग्स के अंदर रहती है मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद भी, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है भैया, मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक्सपायर्ड हो जाती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के द्वारा एक नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बावजूद भी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करूं तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम होती है एयर की जो कि कंटेन मतलब कि जो कि लंग्स में रहती है एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है। मतलब बेसिकली ये चारों चीजें, मैं अगर समझ नहीं आया तो मैं बता देती हूँ, ये चारों चीजें मैंने समझाई है दोबारा से, ठीक है, दोबारा से समझाई है, कुछ अलग नहीं बोला मैंने। एयर इज ब्रीथ्ड थ्रू, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है यहाँ पे हमें, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी वो बतानी है। तो भाई करेक्ट सीक्वेंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इसकी क्या होगी, एक बार जो है थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। टेबल के जरिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आता है भाई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है, उसके बाद आएगा नेसल पैसेज, ठीक है, अंदर की साइड क्या आ जाता है, नेसल पैसेज आ जाता है। फिर क्या आता है फेरेंक्स, उसके बाद आते हैं ग्लोटिस, फिर आता है लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंकायोल्स, याद रखना भाई इसको, देन ब्रोंकायोल्स, देन टर्मिनल ब्रोंकायोल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स, देन एल्वियोलर डक्ट, पूरी सीरीज में बता रही हूं आपको, देन आर्ट्रिया, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो आप अलग से, देन एल्वियोलर सैक, देन एल्वियोली। अब समझो, जो ये एरिया होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई से लेकर एल्वियोली तक का, ये क्या होता है भाई, एक्सचेंजिंग जोन, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सचेंजिंग जोन, ठीक है, एक्सचेंजिंग जोन इसको बोला जाता है। और इस जोन में क्या होता है मतलब कि एल्वियोलर एयर नहीं पाई जाती, ठीक है, इसमें एल्वियोलर एयर नहीं होती, इसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन हम बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी किसकी, यहाँ पे जो और हमारे पास बच गया ये होता है कंडक्टिंग जोन, यानी कि यहाँ पे डेड स्पेस एयर, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर कहाँ तक, ये अपना टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक क्या होता है, ये होता है कंडक्टिंग जोन। यहाँ पे डेड स्पेस एयर यानी कि नॉन एक्सचेंज गैस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक्सचेंजेस गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ, उससे उसके जरिए आप, मैंने जितनी भी टर्म्स यहाँ पे बोली हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ये जो सारी मैंने अभी यहाँ पे लिख के बताई है मतलब कि वो मतलब कुछ हद तक उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ।
देखो ये होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ये होता है माउथ। माउथ और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को जो अलग करता है उसको हम बोलते हैं क्या, पैलेट, पैलेटे। ठीक है, इसका नाम होता है पैलेटे। उसके बाद ये पीछे की साइड आ जाता है नेसल पैसेज, ये होती है क्या, नेसल सेप्टम। ये होते हैं दो अंदर की साइड इंटरनल नोस्ट्रिल्स, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेयर्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नेयर्स भी बोला जा सकता है इसको। उसके बाद क्या आता है, ये होता है यूवुला। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं वेल्वम पैलेटे। मैं सभी का आपको फंक्शन भी बता दूंगी कि इसका क्या काम है। ये होता है गलेट, ये होता है इस्फेगस। पहले थोड़ा सा लिख लेती हूं मैं। ये होता है एपिग्लोटिस, ये होता है ग्लोटिस, और ये होती है ट्रैकिया। ठीक है, अब मैं इन सभी का फंक्शन आपको बता देती हूं। हाँ, एक फेरिंग्स रह गया हमारे पास यहाँ पे। इस सारे को कंक्लूड करके यहाँ पे हमारे पास आता है फेरिंग्स। ठीक है, अब मैं इसका साइज एक बार कम करके इस पेन से लिख देते हैं, क्योंकि देखो बात करेंगे यूवुला की। इसका क्या काम होता है भाई, ये क्या होता है एट द टाइम ऑफ, मतलब कि जिस समय स्वेलो कर रहे होते हैं हम खाना को, मतलब खाने की स्वेलोइंग के दौरान इट लिफ्ट्स, ये क्या हो जाता है ऊपर की साइड उठ जाता है, और जो इंटरनल नेयर्स है ये है इनको कवर कर लेता है। ऑब्वियसली जब देखो हम खाना खा रहे हैं, यानी माउथ से हमने खाना खाया, तो ये खाना ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि भाई ये हमारे जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स है इसमें चला जाए, तो यूवुला क्या करते हैं, ये लिफ्ट अप हो जाता है ऊपर की साइड, ऊपर की साइड हो जाता है, और जो ये हमारे अंदर वाले नोस्ट्रिल्स होते हैं, नाक के अंदर वाले जो छिद्र होते हैं, इनको कवर कर लेता है ताकि यहाँ पे खाना ना जा पाए। ये होता है यूवुला का काम। ठीक है, उसके बाद मैं फेरिंग्स की बात करूंगी। ये क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। आप ये देख पा रहे हो, ऑब्वियसली जितना आपको ये दिख रहा है ये कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का। यहीं से एयर आ रही है, यहीं से एयर और यहीं से फूड, यानी कि एक कॉमन पैसेज हो गया बेसिकली। एपिग्लोटिस का क्या मतलब होता है ये भी समझो। ये कैसा होता है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है। इलास्टिक कार्टिलेजिनियस, इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होती है ये। ठीक है, किस दौरान, एट द टाइम ऑफ, मतलब स्वेलोइंग के दौरान, खाने की स्वेलोइंग के दौरान एपिग्लोटिस जो है, ये जो एपिग्लोटिस है ये इस ग्लोटिस को कवर कर देता है। क्या कर देता है, कवर कर देता है, ताकि फूड की एंट्री ट्रैकिया में ना जा पाए। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप होती है। मैं आपको बता दूं बिल्कुल जो अपनी लोकल लैंग्वेज में मैं आपको बोल के बताऊं तो दो ऐसे बोल देते हैं भाई खाना खाते टाइम की भाई गलत नली में खाना चला गया, खांसी आती है, सांस नहीं आ पाता, तो ये गलत नली कौन सी होती है, ये हमारे पास दो यहाँ पे पाइप, एक फूड पाइप एक विंड पाइप। फूड पाइप होती है इसोफेगस और विंड पाइप होती है ट्रैकिया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि एपिग्लोटिस अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो इस ग्लोटिस को कवर नहीं कर पाता, जिसके जैसे जो खाना है वो इस ट्रैकिया में यानी विंड पाइप में चला जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। यूवुला, यूवुला ने किसको कवर किया भाई, इंटरनल नेयर्स को कवर कर लिया, अब खाना यहाँ नहीं जा सकता। एपिग्लोटिस ने इस ग्लोटिस को कवर कर लिया, अब खाना यहाँ भी नहीं जा सकता। तो खाने के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कहाँ जाए, फूड पाइप के थ्रू नीचे जाए स्टमक में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है। ये पूरा जो एक थोड़ा सा बेसिक डायग्राम होता है ये आपको पता ही होना चाहिए। इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बेसिक मान सकते हो। डाइजेशन जो अगर हम पीछे पढ़ते हैं उसमें भी ये ऐसे ही काम आता। और उसके बाद ये जो टर्मिनल ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, ये मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ ये कैसे बनता है, ये क्या होता है मतलब। ये क्या होती है, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकाइल कब आती है भाई, ब्रोंकाइल्स के बाद देखो ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया तक मैंने बताया था। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और फिर क्या आते हैं ब्रोंकाइल्स। और ब्रोंकाइल्स के बाद ये आते हैं हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकाइल्स।
ठीक है। उसके बाद क्या था, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स। सीरीज में याद रखना है आपको, इतना कुछ नहीं पूछा, बस आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए अच्छे से, सीक्वेंस पता होनी चाहिए। फिर आता है एल्वियोलर डक्ट। इनकी क्या फंक्शनिंग है ये हमारे चैप्टर में नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड चीजें होती हैं। ये होता है आर्टरिया अंदर की साइड, और ये होते हैं एल्वियोली, और इसके अंदर ये क्या होती है, एल्वियोलर सैक, छोटे छोटे होते हैं एल्वियोलर सैक, ठीक है, ये होता है। अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, तो अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। और जो मैंने आपको कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट दो टर्म यहाँ पे बताई थी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कंडक्टिंग पार्ट जो होता है उसका क्या काम होता है। वो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोली के पास, ठीक है, क्लियर्स इट फ्रॉम, उसको फॉरेन, मतलब देखो एटमॉस्फेयर से एयर अगर हम उसका इंटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है, तो उसको क्लियर करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, और उसको जो बॉडी का टेम्परेचर है वहां तक लाता है, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट कर देता है, ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोली तक। ये काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का, कंडक्टिंग जोन का। एक्सचेंजिंग पार्ट का क्या काम होता है, जो साइट होती है एक्चुअल डिफ्यूजन की साइट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, वो कौन सी होती है, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, यही होती है एक्सचेंजिंग पार्ट में, जो एल्वियोली वाला था अपना, ठीक है। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, मेरे को शायद बताने की जरूरत ना पड़े, देख सकते हैं हम यहाँ पे। ट्रैकिया तो शुरू में था ही नहीं, नोज बिल्कुल नहीं था, क्या था स्टार्टिंग में, नोस्ट्रिल्स था, बिल्कुल देखो कितना इजी था, आपको आगे तक भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको बस इतना पता होना चाहिए नोस्ट्रिल्स, नोज से पहले नोस्ट्रिल्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे नोस्ट्रिल्स था, नोज का नहीं, उसके बाद फेरिंग्स था, ठीक है, मतलब वो बीच के चले गए, बेशक उससे मतलब नहीं है, आप सीरीज में देखा करो, ठीक है। उसके बाद ये होता, तो मतलब उसके बाद ये होता है ऐसे, जैसे फेरिंग्स था, फिर लैरिंग्स था, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाइल्स, और एट द एंड क्या है, एल्वियोली। कार्बोनिक एनहाइड्रेस अकर्स इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस किस में होता है इनमें से, ठीक है, जो हमें चार दे रखे हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है भाई, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है रेनल के टिश्यूज में, यानी कि किडनी वाला जो है, किडनी में जो रेनल ट्यूबल्स होते हैं उसमें, उसके टिश्यूज में ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे एज इन अदर, क्योंकि मतलब और भी कई सारी एपिथेलिया वगैरह हो सकती हैं। टू कैटेलाइज, क्या काम होता है इसका, वहाँ पे हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की रिएक्शन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको कैटेलाइज करता है। जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होती है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भाई, ये किडनी वाला एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, हालांकि इसमें दो ट्यूब्यूल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, प्रोक्सिमल और एक होती है कॉन्वुलेटेड। प्रोक्सिमल यानी जो पास वाली होती है, और एक कॉन्वुलेटेड या डिस्टल, जिसको हम दूर वाली बोल सकते हैं। जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होती है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो एटलीस्ट 80% जो होल किडनी का बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, और वो मीडिएट किसके द्वारा होती है, प्रोटोन की सिक्रेशन के द्वारा, ठीक है। तो अब हम 15th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 14 कर चुके हैं हम ऑलरेडी। स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ, स्किन किसका एसेसरी ऑर्गन है ये बताना है यहाँ पे। ये थोड़ा सा थियोटिकल इजी पार्ट है इस चैप्टर का। स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से 1-2 पैराग्राफ है इसके ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास फ्रॉग है, याद रखोगे। फ्रॉग के पास लंग्स होती हैं एज उसके मेन सेक्रेटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे। फ्रॉग के पास क्या होती है भाई, लंग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान, अब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है, हो सकता है बहुत से बच्चों को पता भी हो। हाइबरनेशन क्या होता है भाई, गर्मी के दौरान जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी फुल रेस्टिंग स्टेट में चला जाए उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, मतलब बेसिकली सोता रहता है पूरा सीजन। एस्टिवेशन यानी कि जैसे कि सर्दियों के दौरान अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपनी रेस्टिंग फेज में चला जाए उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो वैसे तो फ्रॉग के पास लंग्स होती हैं भाई उसके मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे, लेकिन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान जब वो वाटर में होता है उस दौरान वो अपनी वो जो उसकी स्किन होती है उसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स। जो एल्वियोलर एपिथेलियम होती है लंग्स में, इज कैसी होती है, उसमें कौन सी जो है मतलब लेयर होती है, किस लेयर की वो बनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है नॉन सीलिएटेड स्क्वेमस, ठीक है। एल्वियोलर एपिथेलियम जो है लंग्स में वो नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है, यानी कि जो वेरी थिन एल्वियोलर वॉल, अबाउट कितनी, मतलब कि इसकी वॉल कितनी होती है, ये मान सकते हो आप 0.0001 mm की होती है।
ये मोइस्ट नॉन सिलिएटेड और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरकोस्टल मसल अकरिंग कहाँ पे होती है भाई, रिब्स में होती है। ठीक है, कर चुके हैं हम। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछी गई है भाई, क्या मुझे बार बार बताने की जरूरत है, टोटल लंग बिल्कुल ये ठीक होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यानी कि देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टीआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, सारों का एडिशन करोगे 4600 ml होता है, राइट, ये चीज हमारे पास है। नेक्स्ट है भाई 19th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट किसके रेफरेंस में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के रेफरेंस में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी होगी वो बतानी है। तो देखो पार्शियल प्रेशर मतलब इसमें 4 फैक्टर हम कंसीडर करते हैं जब इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो इसमें 3 से 4 फैक्टर होते हैं जिनको कंसीडर करना होता है। ठीक है, और वो कौन से 3 से 4 फैक्टर होते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का, एक होता है हाइड्रोजन के आयंस का, एक होता मतलब हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन का, एक होता है भाई टेम्परेचर का। ये 3 का हम जो है कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के कंटेक्स्ट में उसके रेफरेंस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी वो बतानी है यहाँ पे हमें। तो देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंटरफेयर कर सकता है ऑक्सीजन के साथ विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ये इनकरेक्ट, ये हमारे पास रोग। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, वो इंटरफेयर कर सकता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग के साथ विद हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है। हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर है। अब ये थोड़ा सा समझ लो भाई, देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, क्योंकि हायर की अगर जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो एसोसिएशन को यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को फेवर नहीं करती। ठीक है, वो क्या करती है, डिसोसिएशन को फेवर करती है, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को फेवर करेगी, किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, टिश्यूज में। इन एल्वियोली, अगर मैं एल्वियोली में बात करूं तो वहां पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। एल्वियोली में याद रखोगे, एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ये याद रखोगे। ठीक है, तो क्या बात करी गई यहाँ पे, एल्वियोली में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, H+ की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, हाइड्रोजन प्लस आयंस की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, कम होती है, और टेम्परेचर भी कम होगा, वो फेवर करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। यानी फेवर कौन करेगा कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो, बाकी CO2 भी कम होना चाहिए, उसकी पार्शियल प्रेशर, और H+ की कंसंट्रेशन भी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ठीक है, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को फेवर कर सकता है। ये तो ये गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के केस में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या है ये जो है ऑक्सीजन एसोसिएशन कर को फेवर करता है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। लो पार्शियल प्रेशर एनवेलर फेवर से बिल्कुल ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एल्वियोली में जो क्या होता है उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। ठीक है, और टिश्यूज में क्या है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है भाई, पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड यही ज्यादा होना चाहिए, बाकी तीनों फैक्टर कम होने चाहिए। जब आप अपनी सांस को रोकते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सी गैस जो है वो चेंजेस इन ब्लड, वो ब्लड में सबसे पहले चेंज हो जाएगी, वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज, मतलब कि व्हेन यू, जब आप अपनी ब्रेथ को, सांस को रोकते हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सी गैस इनमें से चेंजेस इन ब्लड, ब्लड में चेंज हो जाएगी, जो ब्लड में होती है गैस चेंज होगी जो कि ब्लड में होती है, वुड लीड टू, जिसकी वजह से आपको एकदम से सांस लेने की अर्ज पैदा होती है कि भाई अब नहीं रुका जा रहा, अब तो सांस लेना ही पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन है भाई वहां पे CO2 की अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। आपको पता है ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हमारी जो है बॉडी में होते हैं, यानी मल्टी ऑर्गन के फंक्शनिंग के लिए। तो अब हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करे हुए हैं, ठीक है, तो CO2 की कंसंट्रेशन अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। रिसेप्टर जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेड्यूला में। वो क्या हो जाते हैं, जो मेड्यूला होता है भाई ब्रेन का एक रीजन होता है, मेड्यूला पोन्स रीजन वगैरह ये होते हैं कई सारे, तो जो कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला में, वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं बाय इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं ब्लड में, किसके ब्लड में, आर्टरीज के। डिक्रीज इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो डिक्रीज होती है उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता कीमो रिसेप्टर पे। कीमो रिसेप्टर्स पे इफेक्ट किसका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको आइडेंटिफाई कर सकते
सकते हैं जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, इससे इन कीमो रिसेप्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा इनको, ये कब एक्टिवेट होंगे, कब स्टिमुलेट होंगे, कब अर्ज टू ब्रीथ ये जो है प्रोड्यूस करेंगे, जब इनको कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज होती दिखेगी, CO2 की। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है 21st क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, वो लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट होगा किसकी फॉर्म में, 70% आ गया। तो मुझे अब बार बार बताने की भी जरूरत नहीं, एज बाइकार्बोनेट आयंस। फिगर शोन स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेवल्स A to D, आइडेंटिफाई करना है लेवल को एंड गिव इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन बताने हैं, ये हमें दे रखा है। ठीक है, देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा हमारे पास, सी वेना कावा। ये हमारे पास इसका ये फंक्शन इसका ठीक दे रखा है, वेना कावा। इसका क्या काम होता है भाई, ये ब्लड को बॉडी से लेकर जाती है राइट ओरिकल में, यहाँ पे राइट ओरिकल होता है, यहाँ तक इसको लेके जाती है। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो 45 mmHg होता है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का। एक ही अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, पल्मनरी वीन होती है, आर्टरी नहीं होती। ये जो होगा भाई यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी नहीं होती, इस साइड विन होती है और इस साइड होती है आर्टरी। ठीक है, तो ये पल्मनरी सॉरी विन ये विन होती है, आर्टरी होती है, पल्मनरी विन। ठीक है, जो कि क्या करती है, प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेके जाती है, टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, और बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगी, ये बी वाला ये क्या होता है, सी वेना कावा नहीं होता, यहाँ पे सी जो दे रखा है हमारे पास, यानी कि बी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन। तो वेना कावा तो ठीक है, बी यहाँ पे क्या होता है भाई, डोर्सल जो बी यहाँ पे पल्मनरी विन दे रखा है ना, सबसे पहली बात तो ये गलत है। इसका फंक्शन पल्मनरी विन का फंक्शन तो ये हमें सही दे रखा है, ठीक है, इसके अनुसार ये पल्मनरी आर्टरी का नहीं है। लेकिन बी यहाँ पे क्या होता है, बी मैंने आपको शायद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये होती है डोर्सल ओर्टा। ठीक है, डोर्सल ओर्टा होती है बी यहाँ पे, जो कि क्या करती है, प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है वेरियस बॉडी पार्ट्स के थ्रू। सी क्या है, वेना कावा है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, जो कि क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को वेरियस बॉडी पार्ट से राइट ओरिकल के पास लेके जाती है हार्ट के। डी क्या होती है, पल्मनरी आर्टरी। ये जो डी दे रखी है ये क्या है, पल्मनरी आर्टरी होती है। देखो इन दोनों का उल्टा कर दिया, पर ये क्या होती है, पल्मनरी आर्टरी होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, जो कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ओवरऑल इसके बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की, जो फिगर है गिवन बिलो, ये जो हमें फिगर दे रखी है, एक स्मॉल पार्ट ह्यूमन लंग का दिखा रही है हमको, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गिवन बिलो, द वन पार्ट A B C and D, कौन सा एक पार्ट इसमें से जो करेक्टली आइडेंटिफाई है उसके फंक्शन के अलोंग, यानी फंक्शन के साथ साथ कौन सा करेक्टली यहाँ पे दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो बताना है। देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी आर्टेल कैपिलरी, ये नहीं है, ए एल ये ठीक है, एल्वियोलर कैविटी सबसे पहला ये ठीक है। और ये क्या होता है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज होती है रेस्पिरेटरी गैसेस की, बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझो। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस किसके थ्रू होती है, एल्वियोलर कैविटी के थ्रू होती है, बिल्कुल ठीक है। ये जो थिकनेस होती है एल्वियोलर कैपिलरी बैरियर की, वो 0.2 to 2.5 माइक्रोमीटर तक वेरी कर सकती है। जो वॉल होती है कैपिलरी एंडोथीलियल सेल की, वो किसके साथ फ्यूज होती है, जो एल्वियोलर सेल होती है, विद ओनली अ वेरी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बहुत ही थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, बिटवीन दीज टू सेल्स, तो ये जो है क्या प्रोड्यूस करता है, काफी नैरो गैप जो है अक्रॉस विच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन रैपिडली डिफ्यूज। तो बेसिकली करेक्ट हमारे पास इसका ए है, सी आर्टेरियल कैपिलरी पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ये गलत हो गया। कैपिलरी, डी क्या है, कैपिलरी वॉल, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस देयर। बी रेड ब्लड सेल, यहाँ पे रेड ब्लड सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ नहीं, रेड ब्लड ऑक्सीजन आएगा, एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन आएगा, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे इस कैपिलरी वॉल में डिफ्यूजन होता है। ठीक है, एल्वियोलर कैपेसिटी, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एल्वियोलर, ये ठीक है हमारे पास। तो ये इसमें भाई करेक्शंस थी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, लार्ज प्रोपोर्शन जो है ऑक्सीजन का वो अनयूज्ड रह गया है ह्यूमन के ब्लड में, इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय बॉडी टिश्यूज। मतलब कि क्या बोला गया कि एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन का ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन ब्लड में अनयूज्ड पड़ा है। ठीक है, इवन आफ्टर उसके अपटेक, जो बॉडी टिश्यूज ने उसका अपटेक तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑक्सीजन का वो अनयूज्ड है। तो दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैसा होगा वो बताना है। तो एक्ट एज आर रिजर्व ड्यूरिंग, बिल्कुल ठीक है भाई, ये एक मतलब ऐसे बेसिकली स्टोर हो गया कि जब भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं उसी समय निकल के आऊंगा, जब मतलब कि अब भाई इसके पास कोई और चारा नहीं बचा, तो मैं उस दौरान जो है मदद करूंगा। बेसिकली ये समझ सकते हो आप, ये एक
एज अ रिजर्व एक्ट करेगा मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान। तो यानी कि ये जो लैक्टिक एसिड मस्कुलर, भाई कोई भी आप स्ट्रेनियस वर्कआउट करते हो तो उस दौरान जो आपके हाथ पैर कुछ टाइम के लिए काम करना थोड़ा बंद कर देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, लैक्टिक एसिड वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है आपकी मसल्स में। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कब होता है, जब वहां पे ऑक्सीजन की मतलब की स्कैरसिटी हो जाए, ठीक है, स्टारवेशन हो जाए, ऑक्सीजन की यानी कमी हो जाए, तो उस दौरान क्या है, जो ये लेफ्ट अनयूज्ड ऑक्सीजन होता है वहां पे एज अ रिजर्व काम करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज जो है वो फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। मैंने थोड़ा सा चैप्टर भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।